नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। 5 चरण पूरे हो गए हैं और सिर्फ 2 चरण बचे हैं, यानी कि 480 सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है। 115 सीटें बची हुई हैं और माफ कीजिएगा, 428 सीटों पर अब तक वोटिंग हो गई है और 115 सीटें बची हैं। 80% जो सीटें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और इन 80% में ही ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार आप ये देख रहे हैं कि अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर सबके बोल और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह दिल्ली में थे और दिल्ली में ये दावा है, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि 500 लोग भी नहीं थे अमित शाह की रैली में, और उसी रैली में अमित शाह ने राहुल गांधी और केजरीवाल का नाम लेकर ये कहा कि उनको यहाँ के लोग नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग सपोर्ट करते हैं। केजरीवाल ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आप जो 62% जिन लोगों ने हमें वोट दिया है दिल्ली में, और जिन 117 सीटों में से पंजाब की 92 सीटें हमें मिली हैं, आप उन तमाम लोगों को पाकिस्तानी और देशद्रोही आप उन लोगों को कह रहे हैं। ये दरअसल जो लोकतंत्र है उसका एक तरह से आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो जनमत है उसकी एक तरह से बेइज्जती आप कर रहे हैं। दो हालत अब ये हो गई है कि वायनाड से चुने राहुल गांधी, 3 बार अमेठी से चुनकर राहुल गांधी आए। अब अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से उन्हें ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और यही नहीं, अमित शाह पश्चिम बंगाल में थे। पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के विसर्जन के वक्त छुट्टियां नहीं मिलती हैं, रमजान ईद पर छुट्टियां मिल जाती हैं। इस तरह की तमाम बातें, यानी कि सारी की सारी पॉलिटिक्स सिर्फ हिंदू मुसलमान पर, जिसके वो एक्सपर्ट हैं, वही करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको साफ ये लग रहा है कि 5 चरण गुजर गए हैं। 428 सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है और इसमें इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत मिल रहा है। और ये मैं इसलिए भी बोल रही हूं, आजमगढ़ में आज अखिलेश यादव की रैली थी। उस रैली में इतनी बड़ी तादाद में लोग उमड़े कि वहां पर पुलिस को वहां पर बल का प्रयोग करना पड़ा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। आप ये सोचिए, 46 और 47 डिग्री टेम्परेचर है। ऐसे में आप बहुत जरूरी ना हो तो शायद आप अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। जो एसी अफोर्ड कर सकते हैं वो शायद बिना एसी के रह नहीं रहे होंगे। लोग छांव में बैठना पसंद कर रहे हैं, ठंडा पानी पीकर जैसे तैसे कर अपनी गर्मी बढ़ा कर रहे हैं। और ऐसे में आप ये देखिए, लोग बड़ी तादाद में आजमगढ़ में पहुंचे अखिलेश यादव को सुनने के लिए कि ब्लास्ट करना पड़ा, हल्का बल का इस्तेमाल जो है वो यूपी पुलिस को करना पड़ा। और ये यहीं तक सीमित नहीं है, फूलपुर, प्रयागराज, रायबरेली, अमेठी, जिन जिन जगहों पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जनसभाएं हुई हैं, रोड शोज हुए हैं, वहां पर इतनी भीड़ होती है कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और ये जन सैलाब बता रहा है कि नतीजों से पहले ही नतीजे क्या आने जा रहे हैं। 5 चरणों में ये साफ हो गया है पूरी तरीके से कि पूरा का पूरा नैरेटिव इंडिया गठबंधन का काम करता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से पिछड़ गई है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि भले ही आपको याद होगा 400 पार का नारा, याद होगा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप ये देखिए कि 400 पार का नारा अब उनकी सभाओं में नजर नहीं आता है। अब सिर्फ और सिर्फ वो हिंदू मुसलमान की बातें करते हुए नजर आते हैं। मोदी मोदी के नारे आपको नहीं सुनाई देते होंगे, ना ही 400 पार के वो नारे सुनाई देते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 300 पार करने जा रहा है और 4 जून को वो सरकार बनाने जा रहा है। ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। यही बात राहुल गांधी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 150 भी पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। और ये कहा जा रहा है कि साउथ से साफ और नॉर्थ में हाफ, ये बात लगातार इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। ये कॉन्फिडेंस जो है वो जनता ने उन्हें ये कॉन्फिडेंस दिया है। लगातार ग्राउंड पर रहकर मैंने खुद देखा है कि इतने बड़े पैमाने पर एंटी इनकम्बेंसी है। लोग महंगाई, बेरोजगारी से इतने त्रस्त हैं, इनके जुमलों से इतने त्रस्त आ गए हैं कि अब वो बदलाव चाहते हैं। पहले, दूसरे चरण और चौथे, पांचवें चरण में अगर फर्क देखा जाए तो फर्क साफ तौर पर यह नजर आता है कि पहले, दूसरे, तीसरे चरण में जो लोग बहुत खुलकर बात नहीं करते थे, तीसरे,
चौथे और पांचवें चरण तक आते आते लोग अब खुलकर बात करते हैं, पूरे तरीके से अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और बताते हैं कि वो बदलाव चाहते हैं और इस सरकार से पूरी तरीके से वो त्रस्त हो गए हैं। और यही वजह है कि अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी नैरेटिव सेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमाम के तमाम नैरेटिव जो है वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। दर्जनों की तादाद में इंटरव्यूज दे दिए गए हैं, तो ना तो रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, ना ही इंटरव्यूज से वो नैरेटिव सेट हो पा रहा है। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं का जो कॉन्फिडेंस है वो सातवें आसमान पर है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 5 चरणों के इन चुनाव के बाद आखिर इलेक्शन कहां जा रहा है। 115 सीटें बची हैं और इन आने वाले जो 2 चरण हैं उसमें वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं है। आज इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे कि 5 चरणों के बाद क्या वाकई में इंडिया गठबंधन 300 पार करने जा रहा है, क्या उसे इन 80% जिन सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, क्या इसी में ही उसको बहुमत मिल गया है, और आगे आने वाले 2 चरण कितने महत्वपूर्ण हैं और उसमें क्या कुछ होने जा रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। अभी मेरे साथ राजू पालकर जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लगातार अपनी बेहद बेबाक राय के लिए वो जाने जाते हैं। कई प्रोग्राम्स आपने उनके मेरे साथ देखे होंगे और हमारे चैनल पर उनको आप अक्सर देखते हैं। एक और खास मेहमान जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। ये जो कॉन्फिडेंस है अरविंद केजरीवाल का, ये कहना कि वो 300 पार करने जा रहे हैं, 80% सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब 20% ही बची है, यानी कि मोटे तौर पर यह कह दिया जाए कि ईवीएम में यह कैद हो चुका है अब कि आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है और 4 जून को क्या होने जा रहा है। ये 20% जो 115 सीटें हैं, इनमें बहुत ज्यादा स्टेक भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी नहीं है। हरियाणा आपको पता है कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है, कितने बड़े पैमाने पर नाराजगी है। दिल्ली है, पंजाब है, हिमाचल है इसमें, और बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें हैं यहाँ पर। आप अब इस पूरे चुनाव को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? 5 चरण गुजर गए हैं, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि 400 पार तो बहुत दूर की बात, 150 पार भी नहीं हो पाएगा? तो देखिए, ये बात से मैं पूरा सहमत हूं कि इंडिया गठबंधन इस चुनाव को जीतने जा रही है और लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी और खास करके मोदी और शाह जी के प्रति नाराजगी बहुत दिखाई दे रही है, ग्राउंड लेवल पे तो बहुत ज्यादा। और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया गठबंधन आराम से जीत सकता है और फुल ट्रांसफर ऑफ पावर 4 जून के बाद हो सकता था। लेकिन इंडिया गठबंधन की जीत और जनता की जीत, यानी इंडिया गठबंधन की जीत यानी जनता की जीत, जीत तो जनता की होती है ना, जो भी जीते। जी। लेकिन जनता की जीत के बीच में सिर्फ अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खड़ा है। पहली बात तो वो एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात 6-8% से वोट्स बढ़ा रहे हैं। तीसरी बात वोट्स ज्यादा ना पड़े, यानी क्योंकि लोगों में उत्साह दिख रहा है। यहाँ मुंबई में जब कल वोटिंग थी, हमने बहुत जगह बात भी की, तो वोटिंग के टाइम में इतनी भीड़ थी सुबह 7 बजे से आने, लेकिन सुबह 7 बजे कोई होता ही भी नहीं है, तब बूथ पे लोग आना शुरू हो गए थे और दिख रहा था कि नाराजगी साफ दिख रही थी। और तो मैंने कई लोगों से बात भी की, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इतना टाइम लगाया, मुझे 2 घंटा लगे, तो कई पत्रकार आपको बताएंगे मुंबई के कि उनको 2-2, ढाई घंटा लगे। लोगों को 3-3, 4-4 घंटे खड़े किए लाइन में और वापस जाना पड़ा। ये क्यों किया? तो मैंने इसका एनालिसिस कल भी किया था, आज भी करता हूं आपके सामने। क्योंकि जितनी वोटिंग कम होगी उतना अवसर इलेक्शन कमीशन को वोट ज्यादा बढ़ाने के लिए मिल जाएगा। अगर समझिए 100%, यानी मुमरा के लोग चाहते थे कि 100% वोट दे, लेकिन 100% वोट जाते हैं तो फिर परसेंट बढ़ाने में टाइम लगेगा। परसेंट बढ़ा ही नहीं सकते आप, फिर परसेंट बढ़ा रहे हैं लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको बता नहीं रहे कितने नंबर्स बढ़े, ताकि आप टैली करके देखो। कल तो इन्होंने हद कर दी इलेक्शन कमीशन, यानी ट्रेचरस एक्ट किया कि रायबरेली में कई जगह पर उन्होंने फॉर्म 17C है, तो हमने क्या शुरू किया अभियान कि ट्विटर पे हमने लिखा कि 17C ले लीजिए, ताकि आपके नंबर्स आपके पास हो और चुनाव आयोग डाले ना डाले आप डाल देना। तो जैसे महुआ मित्रा जी ने किया, तो इस बात से उन्होंने नकार दिया कि यार 17C है नहीं। यहाँ भी मुंबई में कई जगह, चेंबूर से मुझे फोन आया कि यहाँ बोलते हैं कि बूथ पे कि 17C कुछ नहीं है हमारे पास। तो ये एक्चुअली अनकॉन्स्टिट्यूशनल और बहुत ही गंभीर और गुनाह है एक्चुअली। तो ये तीनों आयुक्तों का बर्ताव जो है वो ट्रेचरस है, और यही है बीच में कि इंडिया गठबंधन की जीत और जनता की जीत, इसके बीच में यही लोग बस खड़े हैं, बाकी तो काम हो चुका है।
जी, तो आपको लग रहा है 17 सी की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगी, और ताकि हमारे दर्शकों को, या भी आप बता सकते हैं कि हमारे दर्शकों को अगर आप बता पाए संक्षेप में 17 सी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और क्यों इलेक्शन कमीशन आनाकानी कर रहा है, और क्यों हमने देखा कि लगातार रायबरेली की अगर बात करें 45 से ज्यादा ईवीएम जो है कल चेंज करनी पड़ी थी, और उसके बाद हमने देखा कि ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि 17 सी जो है फॉर्म वो नहीं दिया जा रहा है। संक्षेप में आप अगर हमारे दर्शकों को समझा सके कि आखिर ये क्यों महत्वपूर्ण है और क्या है 17 सी। देखिए 17 सी वो चीज है जहां पर आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स मिल जाता है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बूथ बूथ पर मिलता है वो, और फिर आप जोड़कर आपके पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डाल सकते हैं। हर उम्मीदवार को हक है कि उसके जो वहां के अधिकारी है चुनाव प्रक्रिया करने वाले, तो उनसे वो शाम को पूरा वोटिंग होने के बाद सील जब होते हैं तब वो 17 से वो, क्योंकि उनके पास दर्ज होता है कितने लोग आए, उसमें स्त्री फीमेल्स कितनी थी, मेल्स कितने थे, और कितना वोटिंग परसेंट हुआ यानी, और कितने लोगों ने वोट डाला। तो ये सारे जोड़कर शाम को भी, उस दिन शाम को चुनाव आयोग एक्चुअली एब्सोल्यूट नंबर्स आपके सामने रख सकता है। इसी इसी लॉजिक को, इसी तर्क को बताकर उन्होंने गुमराह किया था सुप्रीम कोर्ट को, कि उन्होंने कहा था कि ईवीएम को जरूरी है क्योंकि आधुनिक हो गए हम, ये वो सब बातें की थी। तो आधुनिक हो गए तो 1952 में जब पहले चुनाव हुए तो बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बैलेट बॉक्स पर वोटिंग होते थे और लोगों को मालूम भी नहीं था वोटिंग क्या है। और 17 फिर भी चुनाव आयोग ने जितने नंबर से वो एब्सोल्यूट नंबर्स में तब से लेके 2014 तक दिए। 2019 के बाद ये सब गड़बड़ी हो गई, क्योंकि इसके पीछे अब क्लियर बात होगी कि मोदी और शाह दो लोग हैं जो ये चुनाव आयोग को करने से रोकते हैं, क्योंकि मोदी और शाह की गवर्नमेंट का एक खास वो रवैया रहा है कि किसी भी बात में वो स्टैटिस्टिक्स को खुला नहीं करते कि ताकि सत्य सामने आ जाए। जैसे आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो वो कर रहे हैं। लेकिन यही बात मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन जीतने का तो जमीन पे आपको दिखाऊं पे, मैं भी घूमा हूं, आप भी घूम रहे हैं, हम दोनों की एक बात करते हैं, कई पत्रकार हम एक आप करते हैं, तो पूरा 2019 की इलेक्शंस भी देखे और उससे पहले भी कई इलेक्शंस देखे, तो हमको पता चलता है कि कहाँ लहर चल रही है। तो एंटी मोदी वेव इतनी जबरदस्त है, और एंटी मोदी और शाह इन दोनों के प्रति जो लोगों में गुस्सा है उसकी कोई सीमा नहीं दिख रही है। लेकिन वो रिफ्लेक्ट लोगों को अब डर लगने लगा और लोग उससे भी गुस्सा हो गए हैं कि ये चुनाव आयोग किस चीज की वो है, हम लोग चाहते हैं हमारा वोट रिफ्लेक्ट नहीं होता। उनको अभी पता चल गया कि हम पीछे से, हम गए 2 सालों से बात कर रहे हैं कि ये इलेक्शन नहीं हो रहा है, चुनाव आयोग कुछ खेल कर रहा है। तो ये बात लोगों को एहसास हो गया इस बात। 2019 के चुनाव में भी यही खेल अलग तरीके से, लेकिन अब उस पर हम जाते हैं क्योंकि वो बात अब 5 साल हम भुगत चुके हैं उसका परिणाम। लेकिन अब लोग नहीं चाहते कि ये ही 5 साल खींचते जाए। 4 जून को मोदी जी अपने आप को प्रधानमंत्री डिक्लेयर करें, चुनाव आयोग उस पर मोहर लगाएं और लोगों के सारे वोट्स 19 लाख जैसे ईवीएम गायब कर दिए गए थे, वैसे इस बार भी। अब इसमें एक और बात बताता हूं आपको, चुनाव आयोग की प्रक्रिया में पूरे ईवीएम खराब होने का बड़ा वो है, रिगिंग से उसका संबंध है, वो मैं आपको कैसे बताता हूँ। अगर ईवीएम खराब होने का आप बताते हैं तो आपके पास रिजर्व ईवीएम होते हैं, इनके पास रिजर्व ईवीएम जो है वो सील्ड होते हैं, और उसमें डेटा और कोडिंग जो है वही लोग करते हैं। तो कोडिंग और डेटा का पहले से प्रावधान होना हो सकता है, पहले से 6% बढ़ा के कुछ एक स्पेसिफिक लोग उम्मीदवार को वोट्स दिए हो, तो वो ईवीएम रखने से वो वोट्स ऑटोमेटिकली आपको मिलते हैं उस उम्मीदवार को जिसको वो देना चाहते हैं। आज ही उन्होंने चौथे चरण तक देखिए 1,07,00,000 वोट बढ़ाए थे, करीब करीब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 28,000 ज्यादा वोट कर दिए थे। वो 28,000 अगर बीजेपी को जाते हैं तो हो सकता है बीजेपी जीत भी जाए। तो ये सब रिगिंग जो है, माल प्रैक्टिस है और कॉम्प्रोमाइज है, वही अब इंडिया गठबंधन की जीत के बीच में खड़ा है। बाकी सारी चीजें और सारे जो तर्क है वो खत्म हो चुके हैं, लोग पूरी तरह से इस सत्ता के खिलाफ है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर अब तक इन 5 चरणों में हम देखें, जिसको 80% जिसमें वोटिंग सीटों की जो है वो कंप्लीट हो गई है, आपको ये लग रहा है कि इसमें इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल रहा है। अब इसके बीच अगर कोई खेल है तो वो इलेक्शन कमीशन का है, जिसमें लगातार, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी ये सवाल उठाए कि आखिर इतने दिनों के बाद कैसे वोटिंग परसेंटेज जो है वो इतना बढ़ गया, ये सवाल उठाए, और लगभग वही सवाल आप यहां पर उठा रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अभी की अगर हम बात करते हैं, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के बोल, अमित शाह के बोल, योगी आदित्यनाथ के बोल, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं रही है कि वो किस हद तक बिगड़ रहे हैं।
कल की रैली की बात करें तो केजरीवाल का कहना है कि वो 500 लोग भी नहीं थे अमित शाह की दिल्ली की रैली में, और कह रहे हैं कि वो 300 पार करने जा रहा है इंडिया गठबंधन। और इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि जो एक वोटर जो जो दलित समाज से जुड़ा हुआ है, जो वोटर है, उसमें कहीं ना कहीं बात ये घर कर गई है कि अगर ये दोबारा से आते हैं तो संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, तो फिर हमारा क्या होगा। तो क्या आपको लग रहा है वो वोटर शिफ्ट भी जो कहीं ना कहीं मायावती को न देकर वो बीजेपी के पास चला जाता था, वो वोटर भी आपको लग रहा है वो इंडिया गठबंधन के पास जा रहा है? कैसा देख रहे हैं फिलहाल का आप ये सिनेरियो? देखिए, मैंने ग्राउंड पे मैंने की जो और वोटर है, बीजेपी को और वोटर छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने अपना मन बदला। वो सब चाहते हैं कि, और मोदी जी का कोई करिश्मा ग्राउंड पे जीरो है। यानी मैंने कहा, और लोग बस वो नैरेटिव फैलाने के लिए उनके लोग कहते रहते हैं, और ट्रोल्स भी कहते रहते हैं कि मोदी जी मोदी, लेकिन वो है नहीं। हालांकि वो बल का प्रयोग कर रहे हैं अभी भी मोदी और शाह, तो कुछ लोगों में डर है, लेकिन ज्यादातर लोगों से डर भी निकल गया, इतना डरा दिया गया हमको, और उनको आगे का डर सता रहा है लोगों को। मैंने देखा ग्राउंड पे आगे का डर सताने से वो अभी डर खत्म हो गया उनका। तो वो चाहते हैं कि ये सारी बातें उनको भी मालूम है, तो इनके पास अब कोई विकल्प नहीं है हिंदू मुसलमान करने के सिवाय। और पहले दिन से देखिए, नैरेटिव हो, भाषण हो, भाषा हो, सभ्यता हो, संस्कृति हो, सारी हिसाब से मोदी जी के हाथ से और शाह के हाथ से ये चुनाव छूट चुका था। उन्होंने पहले दिन से ये शुरू किया था, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, मटन, ये वो। और आप ये भी समझिए कि आरएसएस का कोई बंदा अगर पाकिस्तान कहता है तो उसका असल मतलब पाकिस्तान नहीं होता, उसका मतलब भारतीय मुसलमान होता है। उसको कहना ये होता है, तो वो निर्देश करता है, बस अपने अपने जो कोर वोटर है उसको निर्देश करता है कि मुसलमानों की बात हो रही है। तो ये जो पूरी तरह से एक तरह से भयानकता है इनके, फैसिस्ट वो है। तो उसके लिए किसान से जवान हो, हमारे यहाँ तो मैंने तो हर तबके, स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट, मीडियम इंडस्ट्रियलिस्ट, वो जीएसटी से परेशान है, हर तबका किसी और कारण से परेशान है। वो जीएसटी से परेशान है, कोई किसान अलग भाव नहीं मिल रहे और वो यूएसपी नहीं मिल रहा, उनका जो यूएसपी है किसान का खास, तो वो सब अडानी खा रहा है। तो ये सारी चीजें अलग अलग तबके को सता रही है। तो इसलिए हर कोई चाहता है कि बदलाव हो और मोदी शाह हटे, लेकिन ये पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर जो है, मोदी मन से तैयार नहीं है। और इसका सबूत मैं आपको बताता हूँ। वो जो बात कर रहे हैं, और जब भी अभी वो पार्लियामेंट की सुरक्षा में जो भी बदलाव किया, जैसे कि फुल 5 साल के लिए कोई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आता है, वो जैसे काम करता है वैसे करना शुरू कर दिया, वो अपने आप को बहलाने के लिए उन्होंने। तो एक बात यह है। दूसरा सबूत आपको बोलता है, इनकी जो भाषा और सारी बातों का स्तर जो गिर गया है, उससे आपको पता चलता है वो ब्लैटेंटली अब वो खुल के सामने आना चाहते हैं, बस सत्ता बची रहे, बस मेरी कुर्सी बचाओ। क्योंकि अभी देखिए, लोगों फुल ट्रांसफर ऑफ पावर से मतलब है मैंने वोट दिया, जिसको मिलना है मिला, वो चुन के आया, बाकी दूसरा गया। लेकिन उनको प्रॉब्लम है कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस है सत्ता छोड़ने के, क्योंकि उन्होंने जो पाप किए हैं इतने सालों से, तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस से जनता को कोई लेना देना नहीं है। मैंने कई लोगों से बात की, लोगों बोले कि उनका क्या होगा, उनको लेना देना नहीं, हमने जो वोट दिया वो वहां जाए और सत्ता बदले, इससे हमको लेना देना है। तो इनकी प्रॉब्लम मोदी शाह की अलग है, जनता की अलग है, और इंडिया गठबंधन की अलग है। अब ये स्तर पे हम ये मकाम हम आ चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और इसी पर आज हम बात भी कर रहे हैं, और हमारे साथ केपी मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, बेबाक अपनी राय रखते हैं और उत्तर प्रदेश और पूरे देश की सियासत पर उनकी पैनी नजर है। केपी मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। राजू जी से अब मैं ये डिस्कस अभी कर ही रही थी कि अभी फिलहाल 5 चरण बीत चुके हैं, 80% से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो गई है, 115 सीटें बची हैं। क्या जो अरविंद केजरीवाल क्लेम कर रहे हैं कि 300 पार इंडिया गठबंधन करने जा रहा है, क्या इन 80% जो जिन सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, केपी मलिक जी, आपको क्या लग रहा है, क्या बहुमत ऑलरेडी मिल चुका है इंडिया गठबंधन को? अभी आजमगढ़ की रैली मैं देख रही थी, जहां पर इतनी भीड़ थी कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था और उस पर बल का प्रयोग करना पड़ा अखिलेश यादव की। फूलपुर से लेकर प्रयागराज से लेकर रायबरेली की, अमेठी की, वो तमाम रैलियां जहां पर अखिलेश और राहुल गांधी साथ में थे, या अकेले राहुल गांधी, अकेले अखिलेश यादव, इतना जन समर्थन वहां पर आ रहा है, इतना जन सैलाब आ रहा है, जो अपने आप में एक तरह से एग्जिट पोल की तरह पेश हो रहा है। हालांकि
ये भी इसमें कहा जा सकता है कि क्या वाकई में वो तमाम लोग जाकर वोट भी उस तरह से करेंगे? इतनी गर्मी, इस सब में वो पहुंच रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? फिलहाल 5 चरण गुजर गए हैं, 2 चरण बाकी हैं। क्या वाकई में 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? क्या जमीन पर ये हकीकत नजर आ रही है? देखिए बुशरा जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से हम और आप लोग आंकते हैं, वो हम भीड़ को देख के, लोगों की बॉडी लैंग्वेज को देख के, बूथ के बाहर खड़े होकर लोगों से बात करके एक परसेप्शन बनाते हैं और उसी पर निर्णय लेते हैं। लेकिन अगर आप देखें, 2 दिन पहले एक वीडियो सामने आया जिसमें एक नाबालिग लड़का 8 वोट डाल दे रहा है, और वो 13 तारीख की बात है, और आपको 20 तारीख को पता लगता है, 7 दिन बाद वो लड़का गलती से कहीं वीडियो डाल देता है, इसलिए आपको पता लग। ऐसे कितने केस होंगे? दूसरा, अगर आप 5वें चरण में देखेंगे, 5वें चरण में जिस प्रकार से आपने देखा कि ईवीएम को लू लग गई है। अब हमने सुना था आदमियों को, जानवरों को तो लू लगते सुना था, लेकिन रायबरेली में ईवीएम को लू लग गई। इसके अलावा आप देखेंगे जिस प्रकार से चुनाव आयोग चीजें कर रहा है, चुनाव आयोग की जिस तरह से, आप क्या कहें, जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, आप 7 दिन के 8 दिन के बाद एकाएक आंकड़े बढ़ा दे रहे हैं। आपको मालूम है 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई है, तो ये खुलेआम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का भी एक रिश्ता सत्ताधारी दल के साथ इस तरह जुड़ता दिखाई दे रहा है, और चुनाव आयोग को जो अपनी भूमिका निभानी चाहिए, चुनाव आयोग उस भूमिका में हमें नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये कह देना कि पूर्ण बहुमत से जो इंडिया गठबंधन है वो जीत रहा है या वो आगे बढ़ गया है, आप उसको जनता के आकलन के हिसाब से कह सकते हैं। लेकिन आप ये कह दें कि जीत रहा है, और कल को फिर आपके चैनल पे लोग पूछें आपसे, आप तो कह रहे थे बहुमत भी आ गया, मलिक साहब भी कह रहे थे, वो भी कह रहे थे, ये क्या हुआ, ये तो हमारी 400 पार आ गई है, तो ऐसे में हम क्या जवाब देंगे? तो हमें दिक्कतें ये हो गई हैं कि अगर हम यहाँ बोलें जनता का, अब बताइए, हम बूथ के अंदर जाके बक्से में झांक के तो देखते नहीं है कितना वोट पड़ गया। एक आकलन अपना देता है जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट को पहली बार आकलन नहीं देता है। हमारे जो गुरु रहे हैं पत्रकारिता में, जो पुराने लोग रहे हैं, उन्होंने तो महीनों भर पहले खबर लिख दी मुख्यमंत्री के खिलाफ, बड़े केंद्रीय मंत्री के खिलाफ, कि इस बार आप चुनाव हारने जा रहे हैं। तो किस आधार पर उन्होंने लिख दिया? वो जनता में गए, ग्राउंड पे गए, उन्होंने पूछा कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, और उस आधार पर उन्होंने खबरें लिख दी, और उनका विरोध भी हुआ, लेकिन जब रिजल्ट आया उनकी बात सच निकली। तो आज हमारी आपकी बात सच निकलेगी, इसकी कोई गारंटी है? ट्रोल आर्मी हमारे पीछे पड़ जाएगी। आर्मी मतलब ये सेना वाली आर्मी नहीं है, पुलिस वाली आर्मी नहीं है, जो नए प्रकार की आर्मी पैदा हुई है पिछले दिनों में, वो हम लोगों के पीछे पड़ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, पहले दूसरे चरण में, चौथे चरण में, और जो कल हमने देखा कि जिस प्रकार से हुजूम आ रहा है, और किसी भी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना चाहता है, तमाम आंकड़े, तमाम चीजें सत्ताधारी दल के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन सत्ताधारी दल टस से मस होने को तैयार नहीं है। और बुशरा जी, जो 2 राउंड बचे हुए हैं, इसमें आप और तलखी देखेंगे, इसमें कई जगह मारपीट देखेंगे, तोड़फोड़ देखेंगे, खून खराबा देखेंगे आप इन चुनाव में। क्योंकि इसमें जो यूपी का ये एरिया है और बिहार का जो एरिया है, ये यहाँ पे भयंकर तरीके से इस तरह की चीजें आपको आगामी जो चरण होंगे उनमें नजर आएंगे। क्योंकि लोगों को लगने लगा, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से चुनाव जीतना चाहती है, अगर चुनाव नहीं जीत सकती तो उस चुनाव को बिगाड़ना चाहती है, और इस तरह की हरकतें सत्ताधारी दल का कार्यकर्ता और उनके लोग करेंगे। क्योंकि आप उनको ये समझ में आ गया है कि जो उनके सहयोगी दल हैं, जो उनके सहयोगी हैं, या जो पुराने उनके सहयोगी रहे, इस बार वो उनके साथ नहीं है। बुशरा जी, मैं आपको एक सीट का अगर आप उदाहरण ले लें, अमेठी में आप बात करें, संजय सिंह जी बहुत ही कद्दावर नेता हैं, राजा हैं अमेठी के। भारतीय जनता पार्टी उनको लेके आई, उन्होंने उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन किया, उनकी पत्नी विधायक रही हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में है। क्या कहीं अमेठी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की किसी रैली, किसी प्रोग्राम या किसी रोड शो में आपको ये लोग दिखाई दिए? तो जब भारतीय जनता पार्टी इन लोगों का प्रयोग नहीं कर रही है, दूसरी चीज अगर आप इसके अलावा देखेंगे, चाहे वो राजा भैया हो, चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे दूसरे ठाकुर नेता हो, उनको अमित शाह जी डायरेक्ट घर जा रहे हैं, मिल रहे हैं, अपने लोगों को उनके पास भेज रहे हैं। जो ठाकुर समाज के मुख्यमंत्री बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, उनका प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी 2 ग्रुप इस तरह के बन चुके हैं, और अंदरूनी जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में चल रही है,
वो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान करेगी और इसका फायदा इंडिया गठबंधन को होगा। लेकिन कब होगा? जब सारी चीजें ठीक होंगी। तो यहाँ पे मैं फिर आके कहता हूं कि चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है और उस पर सवाल उठ रहे हैं, और उसी सवाल उठने के नाते ही उनको 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। तो इसलिए निश्चित तौर पे ये कहना कि गठबंधन बहुमत की ओर बढ़ गया है, तो वो सही आंकड़ों में तो बढ़ गया है, लेकिन क्या वास्तव में बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा? अब मैंने परीक्षा बहुत अच्छी दी, मेरी 12th क्लास की परीक्षा है, मैंने बहुत अच्छी परीक्षा दी और मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे 95% आने चाहिए। मेरा परिवार भी मान रहा है, मेरे टीचर भी मान रहे हैं, प्रिंसिपल भी मान रहे हैं, लेकिन एग्जाम ने हमारे जो है उसमें 12 नंबर लिख दिए। तो कौन सही होगा? रिजल्ट में वहां पे आएगा, जब रिजल्ट अखबार में आप देखेंगे कि ये तो 12 आए, इनके तो बकवास कर रहे थे। तो कौन सा सच आप मानेंगे? तो ये जो अनिल मसीह नए पैदा हुए हैं, और अनिल मसीह की संख्या कम नहीं है, एक अनिल मसीह पकड़े गए हैं, वो कैमरे ने पकड़ लिए। ये कैमरा बड़ा बेदर्द है, ये कैमरा बड़ा बेदर्द है, ये नहीं देखता कि ये सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, तो उसने गलती से पकड़ लिया उनको। नहीं तो कितने ऐसे अनिल मसीह होंगे जो पकड़े नहीं जाते हैं। आप बताइए, एक लड़का खुद ही वीडियो बना रहा है और वो नाबालिग लड़का है, अबोध लड़का है, नादान लड़का है, उसने कहीं सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब भले ही उसका जीवन तबाह हो जाए, इनको क्या लेना है, इनका काम तो हो गया। अब आप अगर हम बारीकी से देखें कि उस लड़के के जीवन का क्या होगा, अभी वो जेल में रहेगा, कानूनी प्रक्रिया का झेलेगा, उसको पता ही नहीं है कि क्या कानूनी कार्रवाई होती है, क्या सिस्टम होता है, उसको कुछ नहीं पता। अब वो फंस गया इसमें, और फंस गया तो उसके जीवन का क्या होगा, क्या बनेगा बड़ा होकर, किस ओर वो जाएगा, उसको थोड़ी पता है। तो वो तो प्रयोग हो गया है। तो इस तरीके की चीजों को अगर आप कर रहे हैं, तो और हम सत्यता की या रिजल्ट की बात करें, तो मुझे सब बेमानी नजर आता है बुशरा जी। जी जी, बिल्कुल। तो इतना राजू जी, इतना डर, इतना खौफ और इतने सारे इफ्स एंड बट्स आप दोनों ही मेहमानों की तरफ से ये बातें जो कही गई हैं, आप ये देखिए कि हम देख रहे हैं कि एक तरह की एक लहर है सत्ता के खिलाफ। बार बार ये कहा जा रहा है और खुद लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव जनता वर्सेस सरकार, जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी है ये चुनाव। और अगर उसके बावजूद हम ये एक लहर देख रहे हैं कि सत्ता के खिलाफ एक लहर है, उतनी प्रचंड ना सही लेकिन साफ तौर पर नजर आती है, और हर गुजरते चरण के बाद ये बढ़ ही रही है, इसमें कोई कम होती नजर नहीं आ रही है। ईवीएम में तमाम जो रिजल्ट है वो कैद हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह का डर, इस तरह का खौफ जहन में हो कि जो जनता ने किया है क्या वाकई में वो रिजल्ट आएगा भी, तो फिर हम इस 2024 के चुनाव के रिजल्ट के दिन हम क्या कर रहे होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप चूंकि महाराष्ट्र से आते हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप महाराष्ट्र से आते हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है राजू जी कि महाराष्ट्र में क्योंकि चुनाव अब खत्म हो गया है, वहां पर वहां की स्थिति 5 चरणों में वहां चुनाव हो गया, वहां की स्थिति आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी जो है उसको एक सिंपैथी वोट और ये सब मिला है, और आपको लग रहा है कि वहां पर, क्योंकि ये चंद राज्य हैं जहां से बीजेपी को लग रहा है कि उसको फायदा हो सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, जिसमें बिहार है, जिसमें महाराष्ट्र है, और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल है, जहां उसको लग रहा है कि सैचुरेशन नहीं है और वहीं से उसके पास सीटें आ सकती हैं कुछ, हालांकि बिहार में तो 39 थी। आपको क्या लग रहा है फिलहाल? देखिए, महाराष्ट्र में वही स्थिति है कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश में है, जो बिहार में है, जो तेलंगाना में है, जो तमिलनाडु में है, जो केरला में। भारत में कुल मिलाकर यह होता है कि जब ऐसी स्थितियां आती है तो सारा देश एक तरफा हो जाता है। और ये जो चुनावी गुस्सा है, वो भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है गए 5 साल से। वो सिर्फ मोदी और शाह और जनता के बीच में। मुझे आपको विश्वास नहीं होगा, महाराष्ट्र में एक ऐसी जगह में गया था सातारा में कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, यानी अच्छे खासे, मैंने कितनी बार वहां इलेक्शंस कवर किए, मोदी मोदी बोलते थे। तो इस बार मुझे वहीं के लोगों ने ये पूछा कि मोदी और योगदान क्या है हिंदुस्तान के इतिहास, खास करके शाह का, वो इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? तो मोदी के बारे में भी वहां यही सवाल पूछा। मैंने कहा कि पूछने वाला हूँ, जवाब देने वाला नहीं हूँ। नहीं, आप जवाब देते, आप दे दीजिए। मैं बोला ऐसा कोई जवाब मैंने 1000 बार दिया है, लिखा भी है, लेकिन तब तो आप उनकी प्यार में वो थे, मोहब्बत में। नहीं तो लोगों का यहाँ पर कहना था कि अब तो मोहब्बत की अलग सी दुकान खुल गई है हमारी, तो वहीं पे हम वोट देंगे।
और वाकई मैं कहता हूं कि ये लहर है और ये इनकार इससे नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा मलिक साहब ने कहा, उससे पहले भी मैंने भी कहा कि चुनाव आयोग एक तरह से पूरी तरह से देशद्रोही है। मैं सुबह ये इस बात से बड़ा यानी मुझे आश्चर्य हुआ, यानी बहुत मैंने देखा इसके बाद भी पूरे देश में कि 3 जो कमिश्नर्स है, भले इन्होंने मोदी और शाह ने ही अपॉइंट किया हुआ, लेकिन इतना देशद्रोह कैसे कर सकते हो? इतने लोगों के, समझ लीजिए 10-20 करोड़ लोग हैं मोदी और शाह के साथ, समझ लीजिए हाइपोथेटिकली, फिर भी 120 करोड़ लोगों के साथ आप गद्दारी कैसे कर सकते हैं, जिनके पूर्वजों ने, जिनके पुरखों ने त्याग बलिदान करके आजादी हमने पाई। तो ये 3, राजीव कुमार समझ लीजिए, मैं उनकी भी बात समझ लिया क्योंकि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में कुछ किया था। बाकी दो का क्या सवाल है? वो रिजाइन भी तो कर सकते थे आत्मसम्मान के लिए और आने वाले अपनी पीढ़ियों के, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं। ये दबाव क्या होता है? तो मैंने ये देखा कि ये पूरी इंस्टीट्यूशन से वो अंदर से खोखली करने की कोशिश 10 सालों में हुई है। जैसे कि कल दास नाम के एक कलकत्ता के हाईकोर्ट के जज रिटायर हुए, उन्होंने उस दिन कहा कि मैं आज आपको एक राज बताता हूं, मैं आरएसएस का हूं। तो इसमें कौन सा राज है? उनके जजमेंट्स आते थे, उसी से हमको पता चल गया था कि वो आरएसएस के। लेकिन ये एक बहुत टेरराइजिंग बात है और बहुत ज्यादा असंवैधानिक बात। लेकिन इस बात पर मैं विश्वास करता हूं कि बुशरा जी, मैंने जो जमीन पे देखा है, आपने भी देखा है, आपने ही मुझे पहले अमेठी से बताया था कि हाँ अब लोग बोलने लगे हैं, तो तब मैं बाहर निकलने लगा। तो मुझे लगा कि नहीं तो लोग अपने को अब इस बार छोड़ेंगे नहीं, पिछली बार का देख के। तो वो लोगों में इतना गुस्सा है कि उनको ये भी पता चल चुका है कि 17C क्या है। उनको ये भी पता चला है कि उम्मीदवार के पास जो स्टैटिस्टिक्स है वो और इसका मेल मिलाप होना जरूरी है। उनको ये भी पता चल चुका है कि 24 घंटे में फिगर्स, एब्सोल्यूट नंबर्स डिक्लेयर करना इलेक्शन कमीशन के लिए अनिवार्य है। उन्हें ये भी पता चला है कि 4 तारीख को ये सब मोदी और शाह होने नहीं देंगे। उन्हें, लोगों को ही मालूम है और लोग ही मुझे बोलते हैं ये चीजें, फिर भी हमें उसके बाद भी लड़ना है और इनको बाहर करना है सत्ता से, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और रिग्ड इलेक्शन हम सह नहीं सकते। ये लोगों का कहना है, वो उनका निर्णय है और हमें उनका आदर भी करना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्शनल जब सिचुएशंस आते हैं तो मेजर्स भी एक्सेप्शनल होते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। लेकिन केपी मलिक जी, अभी जो 114 सीटें बची हुई हैं, 115 सीटें जो बची हुई हैं, और अब तक जिन सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, आगे की अगर बात करें, जो 2 चरण हैं और 5 चरण जो बीत गए हैं, आगे की तस्वीर को आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि आगे चुनाव हरियाणा में है, पंजाब में है, हिमाचल में है, दिल्ली में है, और इसके साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों पर है वहां पर चुनाव। अब तक ये 5 चरण जो बीते हैं, क्या आपको लग रहा है कि आगे आने वाले और जो 2 चरण हैं वो बीजेपी के लिए और ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं? हरियाणा में हमने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर एंटी इनकम्बेंसी है, और इसी वजह से लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल वहां पर, क्योंकि इसी साल वहां पर असेंबली इलेक्शंस भी होने वाले हैं, उनको मनोहर लाल खट्टर को वहां से हटाना पड़ता है और नया सीएम देना पड़ता है। और हिमाचल में आप ये देखें, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है वहां पर, लेकिन वहां किस तरह का खेल किया गया। दिल्ली में इंडिया गठबंधन यानी कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक साथ हो गए हैं, और इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी कि एक को छोड़कर सारे जो उनके सिटिंग एमपीज थे, उनके टिकट्स उनको चेंज करने पड़े। कल की तस्वीर की अगर बात करें तो ये कहना है केजरीवाल का कि 500 लोग भी नहीं थे उसमें। तो मेरा सवाल ये है कि गुजरे हुए 5 चरण और आने वाले 2 चरण क्या बीजेपी के लिए और ज्यादा मुश्किल भरे होने जा रहे हैं? देखिए बुशरा जी, जो चरण हो चुके हैं आपने देखा है, पिछले चरण में तो आपके सामने काफी हद तक तस्वीर साफ हो गई है। जो चरण अभी आने वाले हैं उसमें वेस्ट बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत अनोखा फायदा नहीं होने जा रहा है। जैसा कि कई लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में बढ़ सकती है, तो ये उन लोगों की गलतफहमी मुझे लगती है, और मेरी कोई बहुत ज्यादा रिसर्च वेस्ट बंगाल पे नहीं है, इसलिए मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं हरियाणा के विषय में आपको ये कह सकता हूं, और मैं आपसे ही इसका जवाब ले लेता हूं, कि जब हरियाणा में किसी सत्ताधारी दल के नेता को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, तो वो गांव के लोग उसको वोट देंगे, इस बात पर तो संशय होना चाहिए। इसलिए जो 10 सीटें हैं हरियाणा की, उसमें से हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सब कुछ भी अच्छा कर लेती है तो 10 में से 2 सीटें जीत लेगी। दूसरी, अगर आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में जिस प्रकार से केजरीवाल और कांग्रेस लड़ रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हताश है। इसीलिए केजरीवाल को इस तरह से इस टाइम पे बंद करना, ये करना, सारी चीजें इस तरह से हो रहा है। ये नए नए खेल चल रहे हैं। अभी वो राज्यसभा की उनकी सांसद है महिला, उनका नया ड्रामा शुरू हो गया। तो ये सब चीजें ध्यान भ्रमित करने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक वोट बैंक है अरविंद केजरीवाल का, वो गरीब लोगों का है। उन गरीब लोगों को बिजली फ्री मिलती है, उन लोगों को पानी फ्री मिलता है, उनके बच्चे फ्री में स्कूल जाते हैं, किताबें मुफ्त मिलती हैं, उनकी महिलाएं बसों में फ्री जाती हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं उनको मिलती है। और केजरीवाल ने इसमें कोई दो राय नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में काफी हद तक का अच्छा काम किया है। मैं यही कहता हूं कि दिल्ली स्वर्ग हो गई, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि दिल्ली में भीड़ बहुत है, लेकिन उन्होंने काफी हद तक जितना वो कर सकते थे वो काम किया। और उससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं घबराहट है, क्योंकि आप चाहे विधायकी का चुनाव देखें, चाहे नगर निगम का चुनाव देखें, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आम आदमी पार्टी के रहे हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिखाई देता है कि लोकसभा चुनाव में भी उनको बहुत नुकसान होगा। उनके जो दूसरे सांसद हैं, आपको याद होगा कई सांसदों ने खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया। जो लड़ भी रहे हैं वो बेमन से लड़ रहे हैं, उनकी 10 साल की एंटी कॉम्बेंसी है। कई कुछ पे टिकट बदले भी गए हैं, वो भी बहुत बढ़िया नहीं लड़ रहे हैं। तो यहाँ हालत बहुत अच्छी नहीं है। इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करते हैं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होने जा रहा है। इसके 2-3 कारण मैं मानता हूं। यहाँ खबरें चुपचाप ये चल रही हैं बिहार में कि नीतीश कुमार ने मूक सहमति तेजस्वी को इसलिए दे दी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो नुकसान नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उसका बदला लेने के लिए ही ये सारे नाटक नीतीश कुमार ने रचा है। और उसी का नतीजा है कि मूक सहमति उन्होंने दे दी है तेजस्वी को, और तेजस्वी को इसका बड़ा फायदा होने जा रहा है। और उनको भी ये पता है कि नीतीश कुमार को भी पता है और तेजस्वी को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की एंट्री अगर बिहार में हो गई, फिर उनका हाल दूसरे प्रदेशों की तरह हो जाएगा। इसलिए बिहार के जो पुराने नेता हैं वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी की एंट्री बिहार में उस तरह से हो। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में ये वो क्षेत्र है जहां चुनाव अगले 6ठे चरण का चुनाव है और 7वें चरण का चुनाव है। यहाँ पे बहुतायत में अब 14 जो अगली 25 तारीख को वोटिंग होगी, वहां पे 14 सीटों पर वोट। जी लग रहा है कल। जी 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 बात रखिए, तो आपके सिग्नल्स टूट गए थे। 14 जो सीटों पे मतदान हुआ है कल, उसमें से 14 में से 13 भारतीय जनता पार्टी के पास सीट थी। और ये जो क्षेत्र है जहां पे चुनाव हो रहा है या मतदान हुआ है, यहाँ पे दलित बाहुल्य सीटें हैं, ये दलित बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे दलित बहुत प्रभावित करते हैं। और दलितों को भारतीय जनता पार्टी ने इस कदर नाराज कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना चाहता। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि 400 पार हमें इस बार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान में बदलाव करना है, हमें आरक्षण में बदलाव करना है। तो दलित लोग जो है वो जो मानते हैं कि संविधान की वजह से हमें एक अधिकार मिला है, अगर संविधान में बदलाव हो गया तो हमारा अधिकार जाता रहेगा, तो उसको अस्मिता का पर्सन दलित ने बना लिया है। और मायावती का जो कोर वोटर है, जिसको हम जाटव कहते हैं, वो भी इस बार विपक्ष में वोट कर रहा है, गठबंधन को वोट कर रहा है, जो कि पिछली बार कई जगह भारतीय जनता पार्टी को मिला था। क्योंकि आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में 2019 में समाजवादी, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, तो बसपा का हाथी सभी सीटों पर नहीं था। तो जहां बसपा का हाथी नहीं था, वहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, और जहां पे हाथी था वहां पे बसपा को वोट दिया था। इसीलिए बसपा की 10 सीटें आई थी, आपको याद होगा। तो इस बार वो सारा जो बसपा का वोटर है वो गठबंधन के साथ जा रहा है। और यहाँ पे एंटी कॉम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी की बहुत है। और एक सीट तो जो आगामी 6ठे चरण में चुनाव हो रहा है, एक सीट तो ऐसी है जिसमें सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के एमपी से भाजपा का एमपी सिर्फ 181 वोटों से जीता था। तो आप सोचिए कि वो 181 से जीता, वो दोबारा जीत पाएगा क्या? तो इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक ये दोनों चरण है, और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान आने वाले दोनों चरणों में उठाना पड़ेगा, मुझे ये लगता है बुशरा जी। जी बिल्कुल, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जो है वो औरंगजेब से लेकर तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं।
और उस तरह के तमाम बयान हैं। हालांकि वो अपने इसी तरह के बयानों के लिए हमेशा से जाने जाते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। चाहे हम प्रधानमंत्री की भी बात करें, उनकी भाषा का शायद इससे पहले इतना स्तर नहीं गिरा था जितना हमने इस चुनाव में देखा है। और अमित शाह वो 3-4 बातें ही करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, पाकिस्तान करते हैं, 370 की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। यही उनके वो कोर इश्यूज हैं, इसी पर ही उनको लगता है कि उनको हमेशा से कामयाबी मिलती रही है और शायद इस बार भी मिल जाए। क्योंकि अगर वो असल मुद्दों की बात करेंगे, महंगाई, बेरोजगारी की बात करेंगे, अग्निवीर जैसी योजनाओं की अगर वो बात करेंगे, आरक्षण जैसे मुद्दों की बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो पूरी तरीके से फंस जाएंगे। और खुद अगर उनके नेता राजनाथ सिंह जैसे नेता अगर ये कह दें कि स्टेटस के हिसाब से, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस है उसके हिसाब से जो है वो आरक्षण मिलना चाहिए, यानी कि आपने खुद ये कह दिया कि जाति आधारित आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आप खुद ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की बातें अगर उनके नेताओं के मुंह से कही जाए और राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता की तरफ से कही जाए, तो ये समझा जा सकता है कि किस तरह से ये सरकार आरक्षण विरोधी है। भले ही वो कितनी तरह की बातें कहें, जेपी नड्डा संघ कह रहे हैं कि अब उन्हें संघ की जरूरत नहीं है, अब बीजेपी जो है वो इतनी बड़ी हो गई है, तो क्या इसका भी नुकसान उसको होगा? राजू पालकर जी, क्या आपको लग रहा है मैं कि मैं इसका भी मैं एक नुकसान मिनट क्या मैं होगा? एक मैं एक मिनट जी मैं 1 मिनट लेना चाहता हूं, बस 1 मिनट। जी जी जी। बुशरा जी, आपने जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ जी का जिक्र आपने किया कि योगी आदित्यनाथ जी भी मंचों पर भाषण तो दे रहे हैं, लेकिन वो अनमने मन से भाषण दे रहे हैं। अगर आप बारीकी से देखेंगे, इस बार भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को भी इग्नोर किए हुए है, बहुत ज्यादा सहयोग उनका नहीं ले रही, लेकिन दिखाने के लिए उनकी रैलियां हो रही हैं और बहुत ज्यादा मन से वो नहीं जुड़े हैं। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए, जो ठाकुर समाज का जो विरोध चल रहा है वो भी ठाकुर समाज से आते हैं। और कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल का बयान पिछले दिनों आया था कि अगर दोबारा से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो अगली बलि योगी आदित्यनाथ की ही चढ़ेगी, तो इससे भी कहीं ना कहीं वहां उनके जो समर्थक हैं, उनके जो सहयोगी हैं या जो उनके चाहने वाले लोग हैं, उनमें एक खलबली मची हुई है कि अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में नहीं आनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बहुमत मिल गया तो अगली बलि बाबा की चढ़ेगी। इस लिहाज से वहां पे वो लोग भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और आज भी कहा है अरविंद केजरीवाल ने, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने कहा है कि आपको तो उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर वो सत्ता में फिर से आते हैं तो सबसे पहले आपकी कुर्बानी ली जाएगी। और अरविंद केजरीवाल की ये बात आप देखिए कि 75 जो एज है, 75 साल की एज के उसके बाद रिटायर हो जाते हैं, और ये कहना कि अमित शाह के लिए दरअसल ये चुनाव है, आप उनको चुनने जा रहे हैं, ये कहना, और उस पर तो सफाई आ गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ के को लेकर जो बयान दिए गए उसको लेकर अभी तक कोई सफाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आई है। खुद योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर कुछ नहीं कहा है। लेकिन मेरा सवाल राजू जी आपसे यही कि संघ से लेकर आरक्षण से लेकर ये तमाम बातें जो कही जा रही हैं, और जो एक नैरेटिव विपक्ष ने बनाया इंडिया गठबंधन ने कि ये चुनाव संविधान और आरक्षण को बचाने का चुनाव है, क्या आपको लग रहा है कि एक बड़ा तबका जिसको पता है कि अगर उस पर चोट होती है, संविधान पर अगर चोट होती है, लोकतंत्र पर अगर चोट होती है, तो उसके सारे अधिकार उससे छीन लिए जाएंगे, उसका क्या हाल होगा? ऐसा बड़ा तबका देश का, क्या आपको लग रहा है वो इन इश्यूज पर भी वोट कर रहा है, और ये भी बीजेपी की सबसे मुश्किल और सबसे दुखती रग है? देखिए बुशरा जी, लोग इस पे पूरा विश्वास रखते हैं कि अभी जो अगर चुन के आते हैं मोदी, तो वो संविधान में बदलाव लाएंगे, और दूसरी बात उनका ये जो रिजर्वेशन है वो खत्म कर देंगे। क्योंकि बिना बताए उन्होंने नोटबंदी से लेके पार्लियामेंट बदलने तक चीजें की, और ये बताई हुई चीजें हैं तो करेंगे ही करेंगे वो, यानी डिस्ट्रक्शन की, जो सृजन की या निर्माण की चीजें हैं वो कभी नहीं करेंगे। और अब जो डर है उनके मन में, जो विकल्प, यानी जैसे नेहरू जी ने कुछ किया, कांग्रेस ने इतने सालों में कुछ किया, नेहरू की विरासत थी इसलिए एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सका, लेकिन उन्होंने अभी प्रधानमंत्री काम क्या किया कि कोई भी प्रधानमंत्री दूसरा ना बने, इसलिए कोशिशें शुरू की जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। तो बात यह है कि ये सारी चीजें जो उनको है, डर क्यों लगता है? 10 साल वो प्रधानमंत्री थे, कई राज्य उनके हाथ में थे, पूरा देश उनके हाथ में था, वो कुछ ना कर पाए और वो कुछ नहीं कर सकते। और मुझे इसका पूरा यकीन है कि आरएसएस का जो फिलॉसफी लेकर, आरएसएस की आइडियोलॉजी लेकर जो चलने वाले लोग हैं, वो सत्ता में आने के बाद कोई सृजन नहीं कर सकते, कोई निर्माण नहीं कर सकते इस देश में।
तो ये बात इन्होंने प्रूव कर दी, और मोदी और शाह की एक अपनी एक सिंडिकेट की एडिशनल बर्डन जो है वो पूरे देश पे रहा है, वो जैसे कि माफिया से कम नहीं था, और वो बर्डन जो है वो भयानक था, और लोग इससे ही गुस्सा है। वो लोग चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री जैसा बर्ताव करे, प्रधानमंत्री जैसी बात करे, उनके गरिमा को, पद की गरिमा को ठेस ना पहुंचाए, वो उन्होंने किया। तो लोग इस पे गुस्सा है, और लोगों को पूरा, और न्याय संहिता क्या है, 1 जुलाई से अगर ये चुन के आते हैं तो 1 जुलाई से हम सत्ता के खिलाफ बात करेंगे तो वो देशद्रोह माना जाएगा। वो नई वो दंड संहिता जो बनाई है ना हिंदी में, उसका ये निचोड़ यही है। तो ये सारी बातें संविधान को क्षति पहुंचाने के लिए धीरे धीरे करके वो संविधान पूरी तरह से बदल देंगे, इसमें कोई शक नहीं, दोहराया नहीं। अब इलेक्शन के टाइम में उनको फंस गए, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या, तो इसलिए उन्होंने लिपापोती शुरू की कि हमें संविधान नहीं बदलेंगे। फिर भी हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग और कई लोग उनके बोल ही रहे हैं कि संविधान बदल ही देंगे, क्योंकि वो एक्चुअली बदलना ही चाहते हैं। तो बात यह है कि मोदी के लिए जो भी अवसर प्राप्त करे नए नए सत्ता अपने पाने के लिए और रखने के लिए अपने पास, वो सारी चीजें करेंगे। लेकिन एक बात है कि अगर मोदी चुन के आते हैं, और यानी वो पहले चरण में बात हुई, दूसरे चरण में जब पता चल रहा था कि वो अगर चुन के आते हैं तो योगी के लिए सत्ता में रहना मुश्किल है, और इसमें कोई शक नहीं कि योगी इमीडिएटली वहां से वो नहीं चाहते कि कोई जनाधार जिसको हो है वो कैसे भी हो, लेकिन वो अपना हो या पराया हो, लेकिन वो व्यक्ति वो मुख्यमंत्री के सिंहासन में नहीं बैठे जहां से वो चुनौती दे सके राजा और राजदार को, यानी मोदी और शाह को। तो ये सारी बातें इतनी स्पष्ट है और इतनी खुलकर आई हैं सामने कि इसका ही अब देखिए चुनाव आयोग कितना द्रोह करता है, यही हमको देखना है। बाकी अब बचे हुए 2 चरण हैं, हाँ 2 चरण जो है उसमें तो बीजेपी की कितनी सीटें हैं, बीजेपी की वैसे भी कोई सीट्स नहीं है ज्यादा। तो अब आपको पता चल रही है, अगर पहले 4 चरण में इतना बुरा इन्होंने प्रदर्शन किया है, तो अब आने वाले 2 चरण में कौन सा तीर मारने जाएंगे। लेकिन ये सारी बातें जैसे मलिक साहब ने कहा, हम स्टूडियो में बैठ के ग्राउंड पे देख के, हमारे जो पितामह है इस क्षेत्र में यानी जर्नलिज्म में, उन्होंने जैसे ही वो एक बुक बनाई है उसके अनुसार हम बता रहे हैं। ये जो नई चीज जो सामने उभर कर आई है, क्या असंवैधानिक रूप से गैर कानूनी रूप से चुनाव आयोग काम करता है, ये हमें मालूम नहीं है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, यानी पहले कभी नहीं हुआ। तो इसके ऊपर मुझे कोई पूछता है कि कितनी सीटें आएंगी, तो मैं सोचने पड़ जाता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि यार चुनाव आयोग का ये नया मामला कैसे हैंडल किया जाए, उसको कैसे देखा जाए। तो ये सारी बातें हैं, और ये सारा जनता जानती है, जनता में गुस्सा है, और मोदी और शाह ज्वालामुखी के मुंह पे बैठे हुए हैं, ये मैं, और चुनाव आयोग भी, ये भी मैं बात बता देता हूँ। और बुशरा जी, मैं अभी निकलता हूँ क्योंकि मुझे निकल जाना है, और जी आपका जी जी शुक्रिया। जी नहीं, बहुत शुक्रिया राजू जी, जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो वक्त कहा था उससे ज्यादा आपने वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया अपनी बातों को रखने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन ही बस मैं मलिक साहब से लूंगी, केपी मलिक जी, कि अभी जो उत्तर प्रदेश के जिन 14 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं, क्योंकि कल ही हुए हैं, तो इसीलिए लोगों को इंटरेस्ट है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन 14 में से आपको क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन को कितनी और भारतीय जनता पार्टी को कितनी, क्या स्थिति आप देख रहे हैं फिलहाल? देखिए बुशरा जी, जो 14 सीटें हुई हैं, पहले इन 14 में से 13 भाजपा के पास थी। इस बार मुझे 2 पे भारतीय जनता पार्टी कंफर्म नजर आ रही है, जिसमें से एक लखनऊ और दूसरी केसरगंज की सीट है। बाकी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की 3 से 4 सीटों पे कड़ी टक्कर है। इसके अलावा जो सीटें बचती हैं, रायबरेली, अमेठी, कांग्रेस जीत रही है। झांसी की सीट पर कांग्रेस बहुत कड़ी टक्कर दे रही है, और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन अगर ये चुनाव आयोग वाला मामला चलता है तो झांसी की सीट पर गड़बड़ हो सकती है। इसके अलावा मैं टोटल जोड़ के आपको ये कह सकता हूं कि 8 सीटें मुझे क्लियर कट गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान मुझे इस चरण में दिखाई दे रहा है, और अगले चरण में भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं आज सुबह से जो गणना कर रहा हूं, जो 14 सीटें हैं उनमें भी कई ऐसी सीटें हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान मुझे दिखाई दे रहा है। कई ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जो वहां चुनाव हार सकते हैं। जी बुशरा जी। जी, जाहिर सी बात है, तो एक ओवरऑल पिक्चर आपके सामने है, 13 मिली थी और अभी ये
कह रहे हैं केपी मलिक जी, और भी कई लोगों का ये कहना है, कई विश्लेषक जो है उनका ये कहना है कि 8 से 9 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पाले में जा सकती है। ये वो स्टेट है, मैं आपको बता दूं, 80 सीटों की बात, उसमें योगी आदित्यनाथ जैसे चीफ मिनिस्टर है वहां पर, और 80 में से 80 की बात कही गई थी, और लगे रहा था कि शायद उतना मजबूत इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन वहां पर भी इतना बड़ा झटका जो है वो लगातार एक के बाद एक चरणों में लगता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर बहुमत किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यही वजह है कि हम ये कह रहे हैं कि जिन 80% सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है, उनमें ही लग रहा है कि बहुत पिछड़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे दोनों मेहमानों ने मेरे कहा, राजू जी ने भी और केपी मलिक जी ने भी, कि इलेक्शन कमीशन का जो खेल है, ईवीएम का जो खेल है, उसको अभी दरकिनार नहीं किया जा सकता है, और अति आत्मविश्वास में इंडिया गठबंधन को नहीं आना चाहिए, उसे फूक फूक कर कदम रखना चाहिए, और किस तरह से उसे निगरानी करनी चाहिए, ये भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।